हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 11th का NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एनसीईआरटी में वो टोटल ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये भी हम लोग का सीरीज टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का होगा और 100 ऑब्जेक्टिव में टोटल कुछ ऑब्जेक्टिव्स टोटल ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी रहेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द टर्म इनर्शिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इनर्शिया का जो टर्म है ये पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था? ये पहली बार गैलीलियो द्वारा यूज़ किया गया था, है ना। बाद में ये गैलीलियो के नियम से भी जाना गया। और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसको हम लोग गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ गैलीलियो या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक, लास्ट है दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडीज। इनर्शिया एक वह प्रॉपर्टी है जिससे कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह गुण है ना, वैसा प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को अनेबल टू चेंज इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप में, इसका मीनिंग हो गया क्या कि क्या वह सिर्फ अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है या फिर खुद ब खुद अपने आप को रेस्ट में मतलब खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता है क्या? चेंज बाई इटसेल्फ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में कर सकता है। चेंज इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर सकता है। या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, यानी क्या इनर्शिया क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब क्या हुआ कि हम रेस्ट या मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह खुद अपने आप को अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर वह मोशन में है ना, तो वह बॉडी खुद अपने आप का मोशन चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। ये चीज़ यहाँ पे बोला स्टेट ऑफ रेस्ट या फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्या बॉडी अपने आप, है ना, अनेबल है चेंज करने के लिए, अपने पोजीशन को चेंज करने अनेबल है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन दोनों ही अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है रेस्ट वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉल है जो कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है समझिए, है ना। बॉल मतलब जैसे कि मान के चलते साइकिल का चक्का ले लेते हैं, है ना। साइकिल का चक्का क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है चारों साइड और साथ साथ आगे भी बढ़ता है ना। तो ये जो आगे बढ़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन, और ये जो चक्का घूम रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल, है ना। तो यहाँ पे इट मीन्स डेट इट इज़ एट रेस्ट, तो इसका क्या मीनिंग है? मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रांसलेटरी मोशन जो है यूनिफॉर्म, कोई भी बॉल जो है ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन के साथ मूव कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? पहला, इट इज़ रेस्ट, इट पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर लाइन, बॉल ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर लाइन होगा जिससे कि यूनिफॉर्म स्पीड में? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव सेम वेलोसिटी, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बॉल है ये वाला बॉल के सभी पार्ट्स में एक जैसा वेलोसिटी होगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन कर पाएगा। और इसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सभी जगह एक साथ एक जैसा वेलोसिटी होगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, और अगर अलग अलग वेलोसिटी होगा तो फिर ये रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज सीक्वेंस ऑफ। किस लॉ में, न्यूटन्स के किस लॉ में फोर्स का फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब है कि वहाँ पे फोर्स प्रेजेंट नहीं रहता, फिजिकली फोर्स प्रेजेंट नहीं रहता है। तो अगर सेकेंड लॉ का बात करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू एम में हो गया। अगर थर्ड लॉ का बात करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन पेयर में होता है, एक्शन और रिएक्शन खुद एक फोर्स है। अगर फर्स्ट लॉ का बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ में हम लोग एफ बराबर एम ए, और चूंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में मानते थे तो ए का वैल्यू रेस्ट में रहता था या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता था, जिसके कारण एफ का वैल्यू कितना हो जाता था? 0। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट इज स्मॉल स्पेसशिप। एक एस्ट्रोनॉट है ना, वो अपने स्पेसशिप से सडनली, है ना, वो बाहर आ जाता है ना, और उसके बाद फिर आउट ऑफ इज स्मॉल स्पेसशिप, छोटे से स्मॉल स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस, और बाहर में वो कितने रफ्तार से 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मतलब स्पेसशिप ये एक्सेलरेट हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन
एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा द इंस्टेंट आफ्टर द आउटसाइड द स्पेसशिप, मतलब क्या हुआ, उसका स्पेसशिप जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और एक इंस्टेंट पे एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप से बाहर आ गया। तो जब बाहर आ जाता है तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एज्यूम दैट देयर इज नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, साफ साफ लिख दिया गया है जब स्पेसशिप में रहते हैं तो स्पेसशिप में कोई भी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट करता है ना। जब कोई भी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही एस्ट्रोनॉट का, ए इज इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ए का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा उस इंस्टेंट पे जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर रहेगा उस टाइम एक्सेलरेशन होगा कितना, जीरो। क्वेश्चन नंबर है 6, ए पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल इनटू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है। अब मान के चलिए कि एक बस था, उस बस में एक पैसेंजर है, ये बस मोशन में था। अब सडनली क्या होता है कि बस आगे चल के रुकती है ना। तो रुकने के बाद गेटिंग डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, अब जैसे ही मूविंग बस आगे चल रहा है और जैसे ही ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगाने के बाद ये जो पैसेंजर है वो पैसेंजर आगे की तरफ रुकता है, आगे की तरफ मूव करता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है। या फिर दूसरा एक और कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, जब कोई भी पैसेंजर मूविंग बस से है ना दौड़ता है यानी कूदता है या उतरता है तो वह बस के डायरेक्शन में ही दौड़ता है। क्यों, रीज़न क्या होता है कि इसका सिंपल रीज़न है, बस क्या चीज़ में है, मोशन में है। पैसेंजर अगर सडनली अपना मोशन चेंज करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा पैसेंजर को। उस कंडीशन में क्या करता है कि जो बस है, बस आगे की तरफ मूव करता है, ये किसके वजह से, तो अब ये बस क्या चीज़ मोशन में आ गया, तो पैसेंजर भी मोशन में रहना चाहता है, पैसेंजर भी मोशन में रहने की वजह से पैसेंजर भी आगे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका सही एग्जाम्पल होगा, सही आंसर होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग केज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो, कौन सा केज है जिसमें कि फोर्स जो होगा जीरो नहीं होगा। ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन होता है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो गया। एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, अब वाटर के सरफेस पे कॉर्क तैर रहा है, अगर वाटर के सरफेस पे कॉर्क तैरेगा तो नेट वेट और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, जिसके कारण ये तैर पाता है, तो भी इसका नेट फोर्स जीरो हो गया। एक कार कांस्टेंट स्पीड दे दिया तो कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो बताता है बराबर एम ए, तो m इंटू ए का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। ए फीबल ऑफ मास थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर, फीबल मतलब पत्थर होता है, पत्थर को अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस कंडीशन में जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ क्या करता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसका फोर्स होता है क्या, mg। तो यानी यहाँ पे फोर्स लग रहा है और बाकी बचे ये तीनों केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, बस फोर्थ केस में फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया, 9 नंबर देखिए फिलहाल, 9 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम यानी बुलेट का मास दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, अब मास दिया है तो इसको केजी में बदल लो, 40 बाय 100 kg कितना आ जाएगा, 0.4 kg, 0.04 kg है ना, ये आ गया। अब आगे दिया मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो यानी u का वैल्यू दिया हुआ 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 90 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। हैवी वुडन ब्लॉक, और एक वुडन ब्लॉक एक लकड़ी का गुटका में इंटर करता है एंड स्टॉप्ड, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 मीटर, और ये वुडन ब्लॉक में जाने के बाद रुक जाता है, तो रुक गया तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स कितना लगा ये कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो वुडन ब्लॉक के अंदर रेसिस्टिव फोर्स मतलब वो फोर्स का कितना वैल्यू था जो कि वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट गया तो उसको रोक दिया पूरी तरह से। तो यहाँ u दिया है, s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू
2as। इधर से v का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 90 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो वही निकालना है, और s का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, तो माइनस 90 बाय, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.2 इज इक्वल टू a, पॉइंट उड़ा दिया तो ऊपर में क्या आ गया 100, तो माइनस 900 बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ गया a, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए फोर्स, फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू m, ये रेसिस्टिव फोर्स होगा क्योंकि वेलोसिटी को लगातार रिड्यूस कर रहा है। अगर कोई फोर्स जो वेलोसिटी को लगातार क्या करता है रिड्यूस करता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं वो एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा रिटार्डेशन, और फोर्स का वैल्यू क्या चीज़ में आता है नेगेटिव में, तो इसका वैल्यू है 0.04 kg इंटू ए का वैल्यू आ गया माइनस 900 बाई 12, पॉइंट उड़ गया बाय 00, 00 00 खत्म, 4 3 ये आ गया और 3 3 9, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, और अगर देखा जाए यहाँ पे एक्सेलरेशन में कितना था 2as ना, 6 2 12, और सॉरी 19 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मिस हो गया, 19 का होल स्क्वायर है ना, 19 का होल स्क्वायर है तो 8100 आ जाएगा। एक सेकंड वेट, मिस हो गया इधर, है ना, तो ये माइनस में तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, m का वैल्यू कितना है 0.04 kg इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस 8100 बाय 1.2, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 270 न्यूटन, क्या चीज़ में माइनस में, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स है तो माइनस में वैल्यू आएगा। बट यहाँ पे बोला गया कि द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, तो एवरेज रेसिस्टिव फोर्स कितना होगा, तो इसका वैल्यू लगभग में किसके बराबर होगा 270 सी के बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को बता रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या कि एक वॉल है, वॉल एक रिजिड वॉल है ना, एक रिजिड वॉल है, ये आपका वॉल बना हुआ है, ठीक है। रिजिड वॉल पे एक मास m का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जाता है और टकराता है u स्पीड से टकरा गया, इसका मास कितना m है, और रिबॉन्ड्स विथ सेम स्पीड, और फिर वापस भी लौट जाता है, उसी स्पीड से लौटता है, u स्पीड से लौटेगा। तो इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, है ना, इम्पल्स बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, इम्पल्स बराबर फॉर्मूला लिखवाया था m v माइनस u, ये था अगर आपको याद होगा तो m इंटू इन फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी u है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पहले ऐसे था फिर फाइनल टकराने के बाद का जो वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस u, माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u लिखे यहाँ, ठीक है। तो m इंटू यू माइनस यू कितना आ गया 2u, और आ गया माइनस 2mu। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग छोड़ दिए थे शायद, मतलब छूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ। चलिए अब समझिए क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है ना, तो उसको फोकस करते पहले देखिए। न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंस विद द फर्स्ट लॉ, क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है, तो यानी ये कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ, क्या ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि नहीं है, तो एकदम F बराबर क्या है ma है, ये सेकेंड लॉ हो गया। अगर a का वैल्यू यहाँ 0 करते हैं तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एक्सेलेरेशन फर्स्ट लॉ में क्या था, एक्सेलेरेशन ही 0 होता था, फर्स्ट लॉ में यूनिफॉर्म मोशन से चलता है या फिर रेस्ट में रहता है, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 0, तो यानी फर्स्ट लॉ को भी डील कर रहा है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वेक्टर लॉ, तो ये देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है, जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी पे यहाँ पे इस बॉडी का मास दिया हुआ 20 ग्राम और ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ma। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट लोकल लॉ, ये लोकल लॉ ऐसा ये गलत स्टेटमेंट है ना, तो ये लोकल लॉ एक लोकल लॉ ही है ना,
तो नॉट ट्रू अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर एम में कौन सा लॉ मतलब सही नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस वाला कुछ है नहीं, ये लोकल लॉ ही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, ये बॉडी अंडर अ फोर्स इतना दिया हुआ है और इतना एक्सेलरेशन है। तो पहले देखिए फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 6I - 8J। तो फोर्स का पहले ये वेक्टर फॉर्म में है, फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, I और J के बगल का होल स्क्वायर किया जाता है, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64। सॉल्व किए तो 100 का रूट कितना आ गया 10, ठीक है। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना यूनिट आया 10 यूनिट आया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि आप क्या जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है ma, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन इज इक्वल टू m का वैल्यू पता नहीं इंटू a का वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप 5 2 जा 10, तो यानी मास का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 kg आ जाएगा। तो 2 kg कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ शॉर्ट टाइम। एक लार्ज फोर्स है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन, है ना। जो इम्पल्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक बात बताइए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते थे फॉर्मूला, एफ बराबर वैसे लिखते क्या थे एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू क्या था एम इंटू ए। तो अगर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है तो इसको आप दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हो, देखो ये किसके इक्वल है, पहले वो बोला चेंज इन किसके इक्वल होगा, इम्पल्स किसके इक्वल है। तो वैसे नॉर्मली आप ऐसे बना सकते हो कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अगर आपको याद है तब इम्पल्स का फॉर्मूला लिखवाया गया था, यह होता ही है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है v माइनस यू, ये फॉर्मूला था, इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। इसी को अगर तोड़ोगे तो एम वी माइनस एम यू, एम वी एम यू, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या दिखा रहा है चेंज इन मोमेंटम को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है चेंज इन मोमेंटम को दिखा रहा है ना। तो ये चेंज इन मोमेंटम को दिखा रहा है। ये लार्ज फोर्स ये शॉर्ट टाइम के भी लगता है, तो इम्पल्स इम्पार्टेड इम्पल्स जो होगा वह किसके इक्वल होगा, तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए समझिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मास है y इज इक्वल टू दिया हुआ है मोशन ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी मास है जिसका पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो इसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा ये निकालना है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो वेलोसिटी मिलता है। तो ये वाला वेलोसिटी बराबर क्या होता था dx बाय dt। सेम ये डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x की जगह y है, तो dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, यहाँ पे ut आ गया प्लस d बाय dt हाफ gt स्क्वायर आ गया। तो dy बाय dt क्या होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू u कांस्टेंट है तो u कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे dt t का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 बाहर, और g कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t पे पावर 2 - 1 तो 1 आ जाएगा वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला पे x टू द पावर n का फॉर्मूला d बाई डी एक्स, तो क्या था n और x टू द पावर n - 1, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया u प्लस 2 क्या हो गया खत्म gt, और हमको इधर से क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे पहले समझिए, एक्सेलरेशन के लिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, फिर अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv बाय dt इज इक्वल टू d बाई डी टी, यहाँ आगे में u आ गया प्लस d बाई डी टी, और यहाँ पे gt आ गया। तो dv बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया a, du बाई डी टी का वैल्यू u कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है तो इसका 0 प्लस t का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या g, यानी a किसके इक्वल है g के इक्वल है। फोर्स कितना लेगा तो F इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, तो m इंटू ए का वैल्यू किसके बराबर g के बराबर, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया mg। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। इम्पल्स, इम्पल्स क्या समझते हैं, एक तरफ से टेंशन
एक टाइप का फोर्स है, वेट फोर्स है, तीनों का इसका भी यूनिट न्यूटन होता है, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। थ्रस्ट धक्का जो होता है एक प्रकार का न्यूटन होता है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। इम्पल्स का फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये एक फोर्स नहीं है, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में दिया हुआ है कि एक रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स बोला जाए तो एफ का वैल्यू -50 है ना। रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन वाला बात हो रहा है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब हमेशा वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है, मास कितना है 10 kg, ठीक है। इनिशियली विथ स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर, तो बॉडी कितने टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगा, मतलब यू का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, पहले नॉर्मली क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एफ। एफ का वैल्यू कितना है -50, एम का वैल्यू कितना है 10 इंटू भी का वैल्यू कितना है 0 माइनस यू का वैल्यू 10 बाई टी, ठीक है। तो ये 0 खत्म, तो -5 इज इक्वल टू -10 बाई टी, माइनस माइनस क्या आ गया खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, टी का वैल्यू 2 सेकेंड। तो मतलब बॉडी जो होगा 50 न्यूटन का 10 kg ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाने पे, है ना, अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 2 सेकंड बाद वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में ध्यान से देखना है 16 में क्या है क्वेश्चन, है ना। तो 16 में दिया हुआ है क्या है कि ए बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास, बॉल का मास दिया हुआ है 0.15 kg, ठीक है। स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड, यानी क्या मान के चलिए क्या कि एक बॉल था, ये बॉल गया बैट के पास, है ना, बैट से फिर टकराया, टकराने के बाद फिर इसी डायरेक्शन में वापस लौट गया और स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। तो कितने स्पीड से बॉल गया था बैट्समैन के पास 12 मीटर पर सेकेंड, फिर कितने स्पीड से लौट गया बॉल, तो -12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन इस पर अपोजिट था, है ना। तो यहाँ बोला गया इम्पल्स कितना होगा, तो इम्पल्स का फॉर्मूला बार बार हम बोल रहे हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला m v माइनस यू, तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.15 kg इंटू v का वैल्यू -12 मीटर पर सेकेंड, -12 मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 0.15 इंटू -12 कितना आ जाएगा -24, है ना। तो ये माइनस में आएगा, तो कितना अगर वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो 180 आया, 180 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, डेसिमल दे तो 3.6 न्यूटन सेकंड का यानी इम्पल्स लगेगा यहाँ पे। न्यूटन सेकंड केजी मीटर पर सेकंड और फिर उसी में न्यूटन सेकंड को ऐड किया गया इसमें, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर है ये 17। देखिए समझिए इसको, इसी में समझा देते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाय बॉडी। इम्पल्स मतलब चेंज है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स में क्या चेंजेस आ रहा है। पहले देखिए 0 से लेके 2 सेकेंड तक, यानी 2 सेकेंड में बॉडी का जो मोमेंटम है लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉडी का जो पोजिशन है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब मोमेंटम भी बढ़ रहा है। फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में 2 से 4 सेकेंड के बीच में फिर मोमेंटम लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो पर 2 सेकंड पे क्या हो रहा है, मोमेंटम 0 से 2 सेकंड में बढ़ा, फिर 2 से 4 सेकंड में घटा, फिर 4 से 6 सेकंड में बढ़ता गया पोजीशन उसका, फिर 6 से 8 सेकंड में फिर वो घटता चला गया। मतलब पर 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, मोमेंटम रिसीव कर रहा है बॉडी। मतलब क्या हुआ, पहले वो बॉडी पहले धीरे धीरे था, ठीक है, मारे कस के 2 सेकंड तक ये लगातार बढ़ा, बहुत स्पीड हो गया, 2 सेकंड तक लगातार इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर 2 सेकंड बाद लगातार इसका स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। फिर 2 सेकंड बाद इसका लगातार स्पीड बढ़ता जाएगा, फिर 2 सेकंड बाद लगातार स्पीड घटता जाएगा। तो यानी कितने सेकंड बाद ये इसका इंपल्स में चेंज हो रहा है, इसका स्पीड कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है,
कितने सेकंड बाद, तो ये 2 सेकंड बाद हो रहा है। इम्पल्स कितने सेकंड बाद इसका लग रहा है, तो 2 सेकंड बाद लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक बॉडी है जो कि 5 kg का है, ये 5 kg का बॉडी है ये, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30i प्लस 40j। i का मतलब x डायरेक्शन में चला है और j का मतलब y डायरेक्शन में चला है ना, मीटर पर सेकेंड। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं ux कितना होगा, x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी चला है 30 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में कितना मीटर चला है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स लगा है तो F बराबर लगा हुआ है -6i माइनस 5j, इतना न्यूटन। तो अगर हम बोलेंगे क्या कि F जो है x डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा है तो -6 न्यूटन का, y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है तो -5 न्यूटन का। तो बॉडी मतलब निकाल, ये दिया हुआ यहाँ तक तो हो गया। द टाइम इन विच द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0। अब y कंपोनेंट का बात बोला तो सिर्फ हमको y कंपोनेंट में ही चलना है ना। तो कितने टाइम बाद y कंपोनेंट में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो y कंपोनेंट में वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो लिख दिया यहाँ पे कितना 0 मीटर पर सेकेंड बिकम 0। तो यानी इसमें देखो u y कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकेंड, और f y कंपोनेंट में फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन -5 न्यूटन। इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, बट यहाँ पीछे क्या चाहिए y, इधर भी क्या चाहिए y, क्योंकि y कंपोनेंट की बात किया गया y कंपोनेंट में। तो Fy का वैल्यू कितना आ गया 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास का वैल्यू कितना दिया हुआ था, मास वैल्यू दिया हुआ था शायद, मास का वैल्यू दिया था 5 kg, मास का वैल्यू दिया हुआ था 5 kg, है ना। तो 5 इंटू ए वाई का वैल्यू कितना होगा, तो ए को क्या लिखोगे वी वाई माइनस यू वाई बाई टी, चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बोल रहा है तो वाई वाई लेंगे। तो -5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू वी वाई का वैल्यू कितना 0 माइनस यू वाई का वैल्यू कितना 40 बाई टाइम का वैल्यू कितना, टाइम कितने टाइम बाद, ये तो पूछा है, 0 खत्म। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो इधर आ गया 1, तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -40 बाई टी, तो माइनस माइनस खत्म, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 40 सेकेंड। यानी क्या 40 सेकेंड बाद क्या होगा कि y कंपोनेंट में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। y कंपोनेंट का बात बोला तो इसलिए y कंपोनेंट में ही सिर्फ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक कांस्टेंट फोर्स है और बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg, एक कांस्टेंट फोर्स है, बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg, ठीक है। आगे दिया हुआ है इसका स्पीड जो है u था, u कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी v हो गया 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। और इतना होने में, इतना वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड का। डायरेक्शन, बॉडी के डायरेक्शन मतलब बॉडी का जो डायरेक्शन उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्या जानते हैं m इंटू ए। m इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू दिया हुआ है 5 kg इंटू यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 माइनस 5 बाय 10, कितना आ जाएगा, तो 25 बाय 10, 25 बाय 10 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि F बराबर एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इफ, मतलब क्या हुआ कि F बराबर एम ए जो है वह कभी भी न्यूटन सेकेंड लॉ से नहीं निकाला जाता है। कब नहीं निकाला जा सकता है, फोर्स डिपेंड ऑन टाइम, फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है। क्यों, F बराबर होता है एम ए एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, मतलब फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन टाइम, मोमेंटम भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलेरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मास डिपेंड अपॉन टाइम, जब मास टाइम पे डिपेंड करने लगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है ना। तो जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से करते हैं तो मास में भी धीरे धीरे क्या होता है, चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला था, जब m नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये v था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c था स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके मास में कुछ ना कुछ चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो मास में चेंज होना स्टार्ट हो, जब मास में चेंज आना स्टार्ट होगा टाइम के अकॉर्डिंग तो डिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग मास में चेंज आएगा तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर m में डिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है आपका कि देखिए ए बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है कितना 0.4 kg, ठीक है। स्टार्टिंग एट ऑरिजिन से स्टार्ट होता है और स्पीड पकड़ता है ये इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये u का वैल्यू हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तब इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है नेगेटिव x डायरेक्शन में, कितना न्यूटन 8 न्यूटन। तो अगर ये बॉडी जा रहा है x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो फोर्स का वैल्यू क्या चीज मिलेंगे नेगेटिव, क्योंकि बॉडी का मोशन ऐसे है और फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, वैल्यू क्या होगा -8 न्यूटन, क्योंकि दोनों बॉडी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ दिया हुआ 8 न्यूटन टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी अप टू 25 सेकंड। तो 25 सेकंड बाद बॉडी का पोजीशन क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। तो 25 सेकंड बाद अगर बॉडी का पोजीशन बोले तो पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो F बराबर क्या होता है बोलो ma। तो F बराबर अगर ma होता है तो F का वैल्यू -8 इज इक्वल टू m का वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.4 इंटू एक्सेलरेशन है ना, पॉइंट टूट गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -80/4, कैंसिल आउट हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो a का वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 20 आफ्टर 25 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो 25 सेकेंड बाद बॉडी का पोजीशन क्या होगा, तो चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं S बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समझिए इसको। तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ था, कितने स्पीड से चल रहा था, तो u का वैल्यू दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ था, कितने सेकंड तक 25 सेकंड तक, प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना है -20 इंटू टी का वैल्यू कितना है 25 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स में, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 250 प्लस माइनस 25 का होल स्क्वायर 6250, तो कितना आ जाएगा -6000 मीटर। तो 6000 मीटर क्या होगा डिस्टेंस चलेगा। तो -6000 मीटर का मतलब हो गया कि नेगेटिव x डायरेक्शन में वो डिस्टेंस चलेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में देखिए क्या है क्वेश्चन। तो 22 में कि द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, शोन इन फिगर व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा 4 सेकंड तक, इम्पल्स क्या होगा। तो अब बताइए बाबू इम्पल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए इम्पल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, m इज इक्वल टू v माइनस यू, है ना। तो m इज इक्वल टू, तो m का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg गुना v का वैल्यू, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है इसका। फाइनल वेलोसिटी अगर देखोगे तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हमेशा क्या देगा वेलोसिटी देता है, याद रखना। ये सब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकाल देते हैं हम लोग क्या है वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो एट 4 सेकंड पे क्या हो रहा है, एट 4 सेकंड पे अगर देखोगे तो यहाँ पे स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होगा थीटा, तो tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना यूनिट है 4 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट। तो tan थीटा बराबर p/b, तो 3/4 यूनिट आ गया। अब 3/4 यूनिट यही इसका क्या है v, 3/4, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वेलोसिटी देता है। तो ये फाइनल वेलोसिटी चौथा सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया 3/4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया,
ठीक है। इनिशियल में 0 पे है तो 0 पे तो 0 वेलोसिटी हो गई। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 2 kg इंटू 3/4 दिया हुआ है। v का वैल्यू इज एट रेस्ट। अच्छा यहाँ से रेस्ट में आ जाता है ना, ओह सॉरी। ठीक है, तो ये पहले हमको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकालना होगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको पहले समझ लीजिए इसको, बेसिक चीज़ है। एट 4 सेकेंड पे अगर बात करते हैं, देखिए अगर हम 4 सेकेंड पे बात करते हैं तो 4 सेकेंड पे एट 4 सेकेंड के बाद देखोगे तो बॉडी स्थिर है, टाइम बीत रहा है बट बॉडी का पोजीशन वही है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका 0 मीटर पर सेकेंड। और अभी जो निकाले थे 3/4 मीटर पर सेकेंड वो आपका इनिशियल वेलोसिटी था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा स्पीड चला है, इसका एक जैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन ये इतने यूनिफॉर्म मोशन से चला है और फिर 4th सेकेंड में जाके बॉडी क्या हो गया रेस्ट में आ गया, क्योंकि टाइम बीत रहा है तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो v का वैल्यू कितना आ गया 0 माइनस 3/4, तो 2 kg इंटू माइनस 3/4, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 3/2 kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा हो जाएगा -3/2 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 अच्छे से समझना है ना, क्या दिया गया। तो यहाँ पे एक एक्स-टी ग्राफ है, एक्स-टी ग्राफ यानी कि एक एक्स एक्सिस में दिया हुआ और एक वाई एक्सिस में दिया हुआ है। देखो सबसे पहला बात क्या है, ये देखिए ऑरिजिन से पास हो रहा है ये, है ना, और स्ट्रेट लाइन है। तो x बराबर क्या लिखेंगे t, है ना, x बराबर t लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग को याद होगा y बराबर क्या होता है mx प्लस सी, ये था। अगर ऑरिजिन से पास होता है तो c का वैल्यू कितना लेते थे 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया m इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला क्या एक पैराबोला बना रहा है, अगर ये पैराबोला बना रहा है तो y इज इक्वल टू क्या लिखेगा t², ये लिखेंगे। पैराबोला का इक्वेशन यही होता है y इज इक्वल टू t²। अब अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो vx में वेलोसिटी चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट किए dx/dt, इधर t का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी अगर हम x इज इक्वल टू चले x डायरेक्शन में v का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको dy/dt, तो d/dt यहाँ पे t² आ गया, तो ये आ गया 2t, है ना। तो अगर हम y डायरेक्शन में बात करेंगे तो vy, तो ये वैल्यू आ गया 2t, कोई दिक्कत। और 2t में अगर बात करोगे तो 2t का वैल्यू दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ay, एक सेकेंड, टोटल चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझिए, तो अगर हम इसी में अगर हम लोग बोलते हैं कि अब इसका तो वैल्यू अगर हम फिर इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालते ax निकालेंगे तो फिर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ax आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ay आएगा, वेलोसिटी में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ay आएगा, तो ay d/dt, ये 2t आ गया, वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। फोर्स बराबर क्या होगा m इंटू ए, ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट जोड़ के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो वैसे भी एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर 0 हुआ तो इधर तो फोर्स आपका 0 लग रहा है, रहा बात इधर फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम बाय 1000 kg में कन्वर्ट हो गया, इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो 1000 बाय 1000 कितना आ जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 1 न्यूटन का फोर्स किधर लगेगा, तो अलोंग सिर्फ y एक्सिस में ये हुआ है, x एक्सिस में तो 0 हो गया, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा है सिर्फ y एक्सिस में। अब आगे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। देखो 0 का वैल्यू जब t से छोटा लेंगे, जब 0 का वैल्यू t से छोटा लेंगे तो F1 फोर्स लग रहा है। जब टाइम का वैल्यू 0 से 4 के बीच में लेंगे तो F2 फोर्स लग रहा है, जब टाइम का वैल्यू 4 से ज़्यादा लेंगे तो F3 फोर्स लग रहा है। तो तीनों में क्या रिलेशन होगा, देखो अब 0 का टाइम का वैल्यू अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये बॉडी जो अपना पोजीशन चेंज किया ही नहीं, मतलब ये क्या चीज़ में रेस्ट में रहेगा, तो F1 का वैल्यू कितना आ गया 0। दूसरे में एक्स-टी ग्राफ अगर ऐसा आता है तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है वो, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, मतलब F2 भी कितना आ गया 0। और अगर फिर यहाँ देखते हैं 4 सेकंड के बाद अगर जाते हैं तो 4 सेकंड के बाद ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब
5वां सेकंड में ऑब्जेक्ट मेरे से 3 मीटर डिस्टेंस पे था, टाइम बीत रहा है बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो F3 का वैल्यू कितना आ गया 0। तो तीनों ही वैल्यू कितना किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या दिया हुआ है वो समझिए। 25 में दिया ए रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेटेड मोशन। एक रॉकेट है, वो रॉकेट जो होता है ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ। ए मैन सिटिंग इन द फील्ड्स हाइट इंक्रीज 5 टाइम्स हिज ऑन हाइट। मतलब क्या हुआ कि उसका जो वेट है, आदमी का जो वेट है, उसके वेट से, मतलब जो आदमी का वेट है उसका वेट इस रॉकेट के अंदर 5 टाइम ज़्यादा इंक्रीज कर गया। इफ द मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग दैट मैन, आदमी और मतलब रॉकेट दोनों का अगर मास कितना है 1 × 10⁴ kg है, तो फोर्स कितना लगेगा। एट फर्स्ट समझ लो ये कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स पहले अगर हम बोलते हैं फोर्स अप्लाइड बाय रॉकेट इंजन, है ना, रॉकेट इंजन जो है कितना फोर्स लगाएगा, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, F बराबर ma। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल मास तो 10⁴ kg, 1 × 10⁴ kg तो वही आ जाएगा गुना। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आदमी अपने वेट का 5 गुना ज़्यादा वेट महसूस कर रहा है। मतलब अगर नॉर्मल अगर रहता है तो ऊपर की तरफ को जाता है तो एक्सेलरेशन कितना लगता है जी। अब ये 5 गुना ज़्यादा महसूस कर रहा है तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5g, 5 टाइम्स गुना 5 टाइम्स। मतलब जितना पहले उसका वेट था, उसका वेट पहले मान ली mg था, इसका 5 गुना वेट कितना आ जाएगा 5 mg। अब ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ये 5 mg का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो a की जगह क्या 5 m का तो यूज हो गया, तो 5 × g, तो 10⁴ × 5 × g का वैल्यू 10 लेने बोला गया। 5 × 10⁻, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। ओह देखो 26 नंबर में क्या है क्वेश्चन। व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, जब कोई भी बस अचानक रुकता है, पैसेंजर थ्रॉन फॉरवर्ड फ्रॉम द सीट्स बिकॉज, मतलब पैसेंजर जो है आगे की तरफ मुड़ जाता है, क्यों, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन आप लोग को बेसिकली पता ही होगा कि क्या रीजन है इसका। तो इसका सेम रीजन सी नंबर, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट क्या रहता है मोशन में रहता है, लोअर पार्ट सीट के कांटेक्ट में रहता है। जैसे ही सीट रुकते हैं, मतलब बस जैसे ही रुकते हैं तो अपर पार्ट मोशन में रहने के कारण इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में रहता है, जिस वजह से आपका अपर वाला जो पार्ट होता है वो आगे की तरफ मुड़ जाता है। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर है, ध्यान से समझना है। 27 नंबर समझिए। 27 नंबर वी कैन ड्राइव्स, है ना, हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से हम सेकेंड और थर्ड लॉ निकाल सकते हैं, थर्ड लॉ से हम सेकेंड और फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं, सेकेंड लॉ से, ऑप्शन नंबर से सही आंसर है, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट और थर्ड लॉ निकाला जा सकता है। डेट्स वाई सेकेंड लॉ को ही न्यूटन्स का मेन लॉ बोला जाता है। तीनों लॉ को ये डिफाइंड करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स के तीनों लॉ को डिफाइंड करने में कैपेबल है, मतलब वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिफाइंड करने में कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, समझो इसको। एक सेकंड, छोटा साइज का देखो। तो यहाँ पे 1 रुपये कॉइन, यानी कि 10 जो है 1 रुपये का सिक्का एक के ऊपर एक रखा गया, मतलब समझिए, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सिक्का रखा गया। अब 10 सिक्का यहाँ पे बोला है काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से काउंट करना है, मिस हो गया ना, मिस हो गया यहाँ पे, काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से काउंट करना था हमको, बॉटम मतलब नीचे से काउंट करना है, तब ये 10 सिक्का है ना, नीचे से काउंट करना है। नीचे से अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नीचे से काउंट किए। नीचे से काउंट करने के बाद यहाँ बोला रिएक्शन ऑफ द 6th पॉइंट ऑन द सेकेंड पॉइंट, जो छठा कॉइन है, ये छठा कॉइन जो है ये 7वां कॉइन पे कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये बोल रहा है कैलकुलेट करने। तो पहले देखो 6 कॉइन है, यहाँ पे 6 कॉइन को लिख ली। 6 कॉइन के ऊपर में कितना मास है, 4m मास, नीचे में कितना मास है, तो ये 5m मास है।
नीचे के मास से हमको कोई लेना देना है नहीं। अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो 6 कॉइन वाला जो मास है ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और 4m मास जो है 4 सिक्का जो है नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो एक सिक्का अगर लगाता है तो mg लगाता है। यहाँ पे टोटल मास कितना दिया है 4m और टोटल इंटू एक्सेलरेशन g। और ये सिक्का जो स्थिर है, स्थिर तभी होगा जब ऊपर का रिएक्शन ये सिक्का के द्वारा ऊपर में लगाया गया रिएक्शन और इसके द्वारा जो ये चारों सिक्का के द्वारा नीचे में लगाया गया रिएक्शन दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो r बराबर कितना आ गया 4mg, है ना। तो ये ओवरऑल 6 कॉइन जो है ये पूरा टोटल चारों कॉइन पे तो नहीं लगा सकते, और लगाएगा किस पे 7th कॉइन पे ही लगाएगा। तो ये 6 कॉइन जो 7th कॉइन पे कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो 4mg का रिएक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में टोटल और 4 सिक्के हैं। तो एफबीडी बना के देख लो ना। ये छठा कॉइन हुआ, छठा कॉइन में ये कॉइन अगर जैसे मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल पे अगर हम लोग कोई भी बॉक्स को रखते हैं तो ये बॉक्स नीचे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। और ये टेबल अगर स्थिर है, अगर ये बॉक्स स्थिर है तो मतलब n1 और n2 दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। सेम वही कहानी मान लो, छठा सिक्का भी बोला तो छठा सिक्का को मान लो टेबल है ये, ठीक है। अब छठा सिक्का अगर ये टेबल आ गया, अगर ये टेबल है तो इसके ऊपर में कितना फोर्स है, इसके ऊपर में टोटल कितना फोर्स है। तो ये छठा सिक्का था, इसके नीचे कितना फोर्स लगेगा तो टोटल इसका मास कितना है 4m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है 4mg। ऊपर की तरफ छठा सिक्का जो है 7th कॉइन पे कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है r किसके बराबर हो जाएगा 4mg के इक्वल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन था। ये 29 नंबर रिएक्शन फोर्स एक टाइप का फोर्स है, रिएक्शन एक टाइप का फोर्स है जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, है ना। यही नॉर्मल फोर्स क्या कहलाता है, ये एक टाइप का फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT पे पर -2, तो mLT पे पर -2 ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30, द ड्राइवर ऑफ अ कार सडनली। अब कोई भी मतलब मान के चलो एक बहुत बड़ा वॉल है, दीवार है, और ड्राइवर कार से जा रहा था और कार जाते समय अचानक उसको ये दीवार दिखता है ना। अगर उसको अचानक ये दीवार दिखा तो अब ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, टर्न मारेगा, ऐसे टर्न मारेगा, दोनों काम करेगा। फिर तो वह पहले क्या करेगा ब्रेक लगाएगा, स्टार्टिंग में ब्रेक। अगर टर्न मारता है, टर्न मारने के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये वाला पोर्शन इसका आगे आएगा जिसकी वजह से खतरा बन सकता है, और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया की वजह से गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं उसको क्षति पहुंच सकता है। अगर डायरेक्ट करता है तो आगे की तरफ झुकता है और उससे वो सीट बेल्ट पहना हुआ रहता है तो उससे बच सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है क्या कि रॉकेट का इनिशियल मास दिया हुआ था। रॉकेट का इनिशियल मास दिया हुआ है कितना 6000 kg, ठीक है। इजेक्ट गैस जो है निकल रहा है कांस्टेंट रेट, देखिए मास है और टाइम है, मास टाइम। तो मास टाइम रहता है तो इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं dm/dt होता है। इसका हम फॉर्मूला नहीं लिखवा पाए बट अभी हम लिखवा देते हैं 6 kg पर सेकेंड। कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड दिया हो तो VR है ना, VR रिलेटिव स्पीड मान लिया था 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा रॉकेट का, तो रॉकेट के एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, VR dm/dt बाय कैपिटल M T इंटू dm/dt, है ना। ये फॉर्मूला है, रट के रखिएगा। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो रॉकेट कितना एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसका तो याद रखना है आपको। एनसीईआरटी में डेरिवेशन है बट करवा दिया जाएगा। ए इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू dm/dt कितना था, मतलब dm/dt कैसे पहचानेंगे, यही dm/dt है ना, कैसे पहचानेंगे, यही dm/dt है। तो क्वेश्चन में आपका ये लिखा हुआ रहेगा kg के साथ सेकेंड रहेगा, kg के साथ हमेशा टाइम का यूनिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। तो इतना dm/dt कितना है 16 kg पर सेकेंड बाय मास का वैल्यू कितना है 6000 kg माइनस टाइम का वैल्यू t इंटू dm/dt है ना। तो हमको टाइम का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे है 1 मिनट दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। टाइम का वैल्यू दे दिया 60 सेकेंड इंटू dm/dt कितना दिया हुआ 60 kg पर सेकेंड। सबको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे 11 है, 11 को 16 से मल्टीप्लाई किए 617 बाय, इसको अगर मल्टीप्लाई करते 6000 माइनस 96 0, ठीक है। और अगर फर्दर अगर इसको डिवाइड करते हैं, सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद आता है वैल्यू आपका टोटल, अगर सॉल्व करते हो अच्छा है किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर है। एक काम करते हैं 11 किलोमीटर है तो इसको क्या करते हैं हम लोग 11 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर को के बदले कितना जीरो देंगे 3 जीरो, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, अब सब यूनिट में है। अगर यूनिट में तो अब देखते हैं 176,000 बाय, अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे है ना बाय 6000 बाय 960 इज इक्वल टू, सबको सॉल्व कीजिएगा तो 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रॉकेट का जो एक्सेलेरेशन होता है वो कितना होगा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट दिया हुआ है क्या है, a इज इक्वल टू वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी है ये, dm बाई dt, मतलब dm बाई dt गैस का कंबशन रेट है, गैस जो है कितने स्पीड से कितने रेट से, यानी क्या कितने टाइम में कितना मास बाहर है ना, कितना मास बाहर हो रहा है कंबशन का, dm बाई dt यही है ना। तो कंबशन रेट है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कंबशन रेट बोल सकते हैं। ये m मास ऑफ रॉकेट है, dm बाई dt कंबशन रेट, ये टाइम दिया हुआ रहेगा सवाल में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक कॉर्क ऑफ मास 10 kg, तो एक देखिए ये वाटर में क्या हो रहा है बह रहा है, अगर वाटर में बह रहा है 10 kg का अगर वाटर में बहेगा और फ्लोट कर रहा है तैर रहा है तो ऑब्वियस है कितना फोर्स लगेगा टोटल, नेट फोर्स 0, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। 33 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ को लेके गलत है, नॉट ट्रू, गलत है। तो गलत कौन कौन है देखिए, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सही है। एक्शन रिएक्शन, हाँ एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, है ना। तो ये है ना बी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि